नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक में जरूर नोट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग पूरी वीडियो समाप्त करेंगे और इस 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग इस 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 2 से 3 नंबर कवर कर लेंगे। ठीक है, यहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। ठीक है, और साथ ही आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट और वीडियोस के लिए। ठीक, तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न है, नोट कीजिए कि घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था आपको बताना है। तो यहां पर देखिएगा, ये जो युद्ध है ये अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था आपको याद रखना है, अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। एक प्रश्न तो आपका यहां से यही तैयार होता है कि किसके बीच हुआ था। दूसरा प्रश्न ये तैयार होता है कि कब हुआ था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूछा जाए किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था और इसमें विजयी कौन हुआ। ठीक, अगर प्रश्न इसलिए इस तरह पूछा जाए कि घाघरा का युद्ध में, ठीक है, घाघरा के युद्ध में विजयी कौन हुआ या किसकी विजय हुई, तो याद रखिएगा बाबर की विजय हुई। ठीक, कौन जीता, बाबर जीता। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, घाघरा के युद्ध के बारे में यहां से 3 प्रश्न आपके इस लाइन से तैयार हो रहे हैं कि अफगानों और बाबर के बीच में हुआ, 1529 ईस्वी में हुआ और साथ ही बाबर इसमें विजयी हुआ। कौन विजयी हुआ, बाबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वशल, ठीक है, जो है निम्न कुल, वृषल होगा, यहां पर वृषल होगा। ठीक है, वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि वृषल का प्रयोग यानी निम्न कुल, ठीक है, शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है, निम्न कुल यानी वृषल का। ठीक है, यहां पर ये रा लगा लीजिएगा नीचे, वृषल। ठीक, इस तरीके से। तो देखिए वो ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। क्या है, मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां और ऋचाएं हैं। ठीक, सूक्तियां और ऋचाएं ऋग्वेद से प्रश्न जरूर आएंगे, आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक है, वैदिक संस्कृति से प्रश्न जरूर आएंगे, वहां से भी प्रश्न मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक है, और आप लोगों को कम से कम 90 प्लस में स्कोर कवर करना है। ठीक है, 90 प्लस में स्कोर आपको कवर करना है। इतना आज आप लोग संकल्प कर लीजिए कि 90 प्लस में आपको अपना स्कोर कवर करना है। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं और सूक्तियां हैं, तो याद रखिएगा 1028 सूक्तियां और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक, इतनी सूक्तियां और ऋचाएं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, ऋग्वेद में अगर आपसे सूक्तियां और ऋचाएं पूछ ली जाएं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिए दोनों कि सूक्तियां हैं 1028 और साथ ही ऋचाएं हैं 10462। ठीक है, 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ये जल संधि से है। ठीक, जल संधि से है। तो पूछा जा रहा है कि जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि सुगारू जल संधि है। कौन सी है, सुगारू जल संधि। ठीक, सुगारू जल संधि ये जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है ये फिफ्थ नंबर। इसमें देखिए शुष्क मरुस्थल जो है इसके बारे में बोला गया और कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल की बात कर रहे हैं। नोट कीजिएगा बात को यहां पर कि प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल बताइए कौन सा है। राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से 3 तो गलत ही होंगे, एक सही है, अटाकामा। ठीक, याद रखिएगा जो ये अटाकामा है ये विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल अटाकामा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, किस जनजाति के लोग दूध को खट्टा करके पीते हैं। दूध को खट्टा करके कौन सी ऐसी जनजाति है जिसके लोग दूध को खट्टा करके पीते हैं, तो याद रखिएगा जो खिरगिज जनजाति है, खिरगिज। ठीक है, बॉक्स में देख रहे होंगे ये जनजाति, खिरगिज जनजाति, इस जनजाति के लोग दूध को खट्टा करते हैं और उसके बाद ही पीते हैं, याद रखिएगा। ठीक, खिरगिज जनजाति। और विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल अटाकामा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर, वायुमंडल की निचली परत को कौन सी गैस गर्म रखती है। ठीक है, वायुमंडल की कौन सी
निचली परत जो है वायुमंडल की जो निचली परत होगी उसको कौन सी ऐसी गैस है जो गर्म रखती है? तो राइट आंसर यहाँ पर आप याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है ये वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां पर आपको CO2 दे देंगे, SO2 दे देंगे और भी अन्य गैसें हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, बिल्कुल मत रखिए। वायुमंडल की निचली परत को कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर देखिएगा ये नदी से है, नदी का उद्गम और गिरने का स्थान तो आपको तैयार ही रखना है। ठीक है, नदियों से प्रश्न आपको तैयार रखने हैं। मैं धीरे धीरे सभी कुछ सब कुछ जितना भी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में सब कुछ कवर करवाऊंगा। ठीक, बस आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है याद रखिए मानसरोवर झील। ठीक, मानसरोवर झील से उद्गम है और गिरने का जो स्थान है वो बंगाल की खाड़ी में। ठीक, मानसरोवर झील से उद्गम होता है और गिरने का स्थान बंगाल की खाड़ी। इतना आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर। देखिए ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ना, स्वास्तिक चिन्ह, ये पूछा जा सकता है कि संभवतः किसकी देन है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह जो है, स्वास्तिक चिन्ह से संभवतः किसकी देन मानी जाती है, ये प्रश्न बन रहा है यहाँ पर। तो देखिए ये याद रखिएगा, ये हड़प्पा सभ्यता की किसकी देन मानी जाती है? ये हड़प्पा सभ्यता की देन मानी जाती है। जो स्वास्तिक चिन्ह आप लोग देखते हैं, ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता की देन मानी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्वास्तिक चिन्ह वाला भी, इसको नोट रखिएगा। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और इसी की देन भी मानी जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो राज्य हैं और उनके निर्माण वर्ष आपको याद रखना है। ठीक है, कि उसकी स्थापना कब हुई, निर्माण कब हुआ। जैसे कि तेलंगाना हो गया, तेलंगाना का याद है ना, तेलंगाना का होगा 2 जून 2014। ठीक, इसी तरीके से आपको अन्य राज्यों का भी याद रखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने इसमें कवर किया। तो देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण कब हुआ? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण कब हुआ? ठीक, तो जो झारखंड है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये तीनों ही सन 2000 में बने हैं। कब बने हैं? 2000 में इसका निर्माण हुआ है। और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर मैंने जो डेट्स लिखी हैं सारे, अगर एक प्रश्न मैं लिख देता तो बाकी 2 प्रश्न देखिए लगभग इसी से संबंधित हैं। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ है याद रखिए, छत्तीसगढ़ ये 1 नवंबर 2000 को बना। कब बना? नोट कीजिएगा, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 सन 2000 को बना। और जो उत्तराखंड है, ठीक, ये 9 नवंबर 2000 को बना। और जो झारखंड है ये 15 नवंबर 2000 को बना। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को और झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 1 तारीख, 9 तारीख और 15 तारीख। तो सीरियल से याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। और 3 डेट याद रखनी, क्योंकि तीनों ही सन 2000 में तीनों ही राज्यों का निर्माण हुआ है, तीनों ही राज्यों का निर्माण हुआ है। केवल आपको डेट याद रखनी है 1915, 1915। ठीक है, 1915, इस तरीके से आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड सीरियल से याद रखिए, कभी गलत नहीं होगा। और तीनों का निर्माण वर्ष तो सेम ही है, सन 2000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 11th नंबर कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखिएगा भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नोट कीजिए, अहमदाबाद। ये जो अहमदाबाद है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है और ये भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, नोट कीजिए, राइट आंसर कानपुर। याद रखिएगा, कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनचेस्टर अहमदाबाद और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर है, अकबर का जन्म तथा मृत्यु कब हुई? देखिए दोनों मैंने एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया है, ताकि आपको सिर्फ जन्म अगर पूछा जाए तो जन्म ही ना याद रहे। ठीक है, साथ ही साथ उसके साथ मृत्यु भी आपको याद रखनी है कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो जो अकबर का जन्म है ये सन 1542 में, ठीक है, 1542 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1605 ईस्वी, दोनों याद रखिए। ठीक, जन्म हुआ 1542 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1605 ईस्वी में। यहां से आपके 2 प्रश्न तैयार होते हैं, जन्म और मृत्यु दोनों ही आपको तैयार रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, इसी तरीके के प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, ठीक है, 2022 में आ सकते हैं। ठीक, और अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 का एक पेपर उठा करके देखेंगे तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन तैयारी आपको जबरदस्त रखनी है। ठीक है,
इसी तरीके के प्रश्न आपको तैयार रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। ठीक है, तराइन का ये जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ, तो याद रखिए 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि किसके किसके बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, 1191 में। और द्वितीय कब हुआ था, एक साल बाद 1192 में। तो दोनों मैंने बता दिए, ठीक है, दोनों ही बता दिए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में, और द्वितीय कब हुआ, वो 1192 में, एक साल बाद हुआ था। ठीक, किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में। अगला क्वेश्चन जो है, भारत पाक युद्ध कब कब हुए। देखिए भारत पाक युद्ध, अब इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको कि तीनों ही एक साथ तो नहीं पूछे जाएंगे। वहां पर आपसे ऐसे पूछा जाएगा प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ, तो आपको सन याद रखना है 1965। 1965 में प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ। द्वितीय कब हुआ, 1971 में हुआ। और तृतीय कब हुआ, याद रखिएगा 1999 में। कब हुआ, 1999 में तृतीय भारत पाक युद्ध हुआ। तो तीनों को सीरियल से याद रखिए, 1965, 1971 और 1999। ठीक, भारत पाक युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। देखिए रचनाएं और कवि ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। कौन है, दयानंद सरस्वती जी, ये सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, ये कौन कौन था, ये गलत है, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ सकते हैं इतना। गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा गुप्त वंश का जो संस्थापक है ये श्रीगुप्त। कौन है, श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक, साथ ही आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 जो है यूपी SSC पीईटी 2022 का जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसे भी जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर, राज्य हड़प नीति किसकी प्रमुख उपलब्धि थी। राज्य हड़प नीति किसकी प्रमुख उपलब्धि थी, तो राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की ये प्रमुख उपलब्धि थी, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसकी देन है। मंत्रिपरिषद, ठीक है, जैसे कि हम लोग मूल कर्तव्य की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद की तो ये किस देश की देन है, याद रखिएगा ब्रिटेन की। किसकी है, ब्रिटेन की, इंपॉर्टेंट है। ठीक, और मूल अधिकार मंत्रिपरिषद, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस सेट 1 में मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, वित्त आयोग और भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग और भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, याद रखना भैया, इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से तैयार रखिए। इस 1 2 3 अध्यादेश यानी अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 2 3 ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ठीक, 4 ऑप्शन होंगे। देखिए कुछ भी बना करके आपको ऐसा कंफ्यूज किया जाएगा कि वहां पर आपको लगेगा, ठीक है, गलत आंसर ही राइट आंसर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, याद रखना है आपको कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, तो जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपकेंद्रीय बल की दिशा बताइए। अपकेंद्रीय बल की दिशा, ठीक, तो जो अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल, इसकी दिशा जो है ये अभिकेंद्रीय बल के विपरीत, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत जो है ये अपकेंद्रीय बल की दिशा होती है। साथ ही आपको याद रखना छद्म बल या जड़त्वीय बल भी कहते हैं इसको। ठीक है, यही जो अपकेंद्रीय बल है ना, अपकेंद्रीय बल, यही छद्म बल या जड़त्वीय बल का प्रकार है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, छद्म बल या जड़त्वीय बल भी इसको बोलते हैं, यह है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, नोट कीजिए कि अदिश राशियों के नाम बताइए। अदिश राशि, ठीक है, तो अदिश राशियों के नाम यहां पर मैंने सभी लिखे हैं। ठीक है, सभी इंक्लूड किए हैं, आपको तैयार रखना है। तो देखिए, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य। ठीक है, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गए, ठीक है, कार्य हो गया, और समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, दूरी, ये जितने भी हैं ये सभी अदिश राशि हैं। याद रखिएगा, द्रव्यमान हो गई, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, सभी, और ये दूरी, ये सभी के सभी अदिश राशियों के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से कोई एक दे देंगे और पूछेंगे कि ये सदिश है या अदिश है, या इस तरह से दे देंगे कि निम्न में से बताइए कौन सी सदिश राशि है। तो 3 तो अदिश राशि कौन सी है पूछी जाएगी जब आपसे, तो वहां पर तो 3 गलत होंगे, एक सही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। ठीक, तो ये तो अदिश राशि से प्रश्न था। अगर सदिश राशि से पूछा जाए तब क्या करेंगे, तो देखिए सदिश राशियों के भी नाम मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो देखिए सदिश राशियों के नाम हैं
वेग, ठीक, कौन कौन से हैं? वेग है, विस्थापन है, बल है, आवेग है, संवेग है, त्वरण है, ठीक। वेग, विस्थापन, बल, आवेग, आवेग, संवेग, त्वरण, इतने आप याद रखिएगा, ये सदिश राशियों के उदाहरण, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए, लैप्लासियन सेल का प्रयोग, ठीक है, किस में किया जाता है? लैप्लासियन सेल जो है इसका प्रयोग किस में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए, लैप्लासियन जो सेल है, लैप्लासियन सेल, इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी और टेलीफोन में, विद्युत घंटी और टेलीफोन में, विद्युत घंटी और टेलीफोन में लैप्लासियन सेल का प्रयोग किया जाता है, विद्युत घंटी और टेलीफोन में लैप्लासियन सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर है, पेंट किस प्रकार का पायस है? पेंट किस प्रकार का पायस है? याद रखिए, कृत्रिम पायस। कौन सा है? कृत्रिम पायस, ठीक है। पेंट जो है कृत्रिम पायस है, आपको याद रखना है। 28 नंबर, सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव किस वैज्ञानिक की खोज है? वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रश्न खोजकर्ता, आविष्कारक आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। तो याद रखिए, सापेक्षता का जो सिद्धांत है और प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इन दोनों के ही खोजकर्ता यानी जो आविष्कारक हैं, वैज्ञानिक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ही सापेक्षता के सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव दोनों की खोज इन्होंने ही की है। किसने की है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मुख्यालय से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। बेंगलुरु, कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, वित्तीय आपात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपात की बात कर रहे हैं, नोट कीजिएगा, वित्तीय आपात की बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, ठीक है, इसमें इंक्लूड है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। और ये जो मुख्यालय है ना, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। अगर आप जीएस जीके की जो प्लेलिस्ट है चैनल पर, अगर आप जीएस जीके की प्लेलिस्ट वॉच करते हैं ना शुरू से आखिरी तक, तो आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो जाएगी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 के लिए। ये प्रैक्टिस सेट तो आप लगाते रहिए, साथ ही जीएस जीके की जितनी प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोग एकदम से तैयार कर डालिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न जरूर आपको मिलेंगे, वहाँ पर जितने भी मुख्यालय हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको पूरी प्लेलिस्ट वॉच करनी होगी। साथ ही दो प्लेलिस्ट और हैं, मैं बता रहा हूँ, दो प्लेलिस्ट और हैं। ये जो सुपर टेट लाइनर्स नाम से है प्लेलिस्ट, इसे भी वॉच कीजिए। फैक्ट फॉर टेट है, इसे वॉच कीजिए, ठीक। और ये इसमें से ही आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। और साथ ही साथ ये जो मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अवेलेबल करवा रहा हूँ, इसे तो आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। जरूर आपका एग्जाम जो है अच्छा होगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग अपने नोटबुक में नोट रखिए, ठीक है। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ ही साथ इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट और वीडियोस के लिए और अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।